आज का विषय है सिजेरियन सेक्शन प्री टू पोस्ट सर्जरी केयर, यानी कि एब्डोमिनल डिलीवरी जो कि पेट काट के सिजेरियन सीएस होती है, उसमें ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या क्या हमारे साथ प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और घर जाने के बाद भी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ऑपरेशन होता है सिजेरियन का, या तो वो प्लान्ड इलेक्टिव सर्जरी है या वो इमरजेंसी आपातकालीन सिचुएशन है जिसमें कि अचानक से सिजेरियन करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा रहे थे और बीच रास्ते में कोई तकलीफ हो गई और उसके कारण हमको सिजेरियन कराना पड़ा, जो कि इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी होगी। तो चलिए ये सिचुएशन लेके चलते हैं कि डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपका सिजेरियन फला दिन पे इतने बजे होगा, तो अब आपने अस्पताल आना है। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? सबसे पहले आप अपने घर से आती हैं, आप अकेले नहीं आती हैं, आप अपने साथ अपना अटेंडेंट लेकर आती हैं। जब आप आती हैं तो कम से कम सामान लेकर आइए, पर्सनल बिलोंगिंग्स, और बच्चे के लिए जो कपड़ों की आवश्यकता होगी और जो आपको भी कुछ कपड़े पहनने की ज़रूरत होगी, खासकर जब आपकी छुट्टी करी जाएगी, वो लेकर आइए। बेसिक एसेंशियल्स अपने लेकर आइए, बहुत सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जो कि ज्वेलरी वगैरह हैं, पैसे वगैरह हैं, उनको घर पे छोड़िए। एहतियातन केवल उतना रखिए जितनी आवश्यकता है। जब आप आएंगी तो आप आके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगी, बल्कि सबसे पहले आप मैटरनिटी लेबर रूम में रिपोर्ट करेंगे। मैटरनिटी वार्ड या लेबर रूम जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वहाँ पर आपकी भर्ती करी जाएगी और जो भी कागज़ मांगे जाएंगे वो किए जाएंगे। जो भी प्रोसेसेस हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के हैं, चाहे बिलिंग के हैं, चाहे एडवांस के हैं, जो भी बुकिंग अमाउंट है, वो सब अलग होता है। पर आपने रिपोर्ट मैटरनिटी वार्ड में या लेबर स्वीट में करना है, जहाँ जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिले। तो आपको 4 घंटे कम से कम खाली पेट रहने को बोला जाएगा। अगर आज ही के दिन में ऑपरेशन है तो या तो हो सकता है सुबह बुला लें और फिर बाद में आपका ऑपरेशन करें, या बहुत सुबह अगर ऑपरेशन होना है तो एक रात पहले बुला लें और अगले दिन सुबह ऑपरेशन करें। बहुत ज़्यादा देर आपको खाली पेट नहीं रखा जाता, क्योंकि आखिरकार आप ही तो माँ हैं जो खुराक देती हैं बच्चे को। हम नॉर्मल एंटीनेटल पीरियड, यानी कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान हमारा समय गुजरा है, वो समय सब अच्छा था, आप स्वस्थ थी, ये मान के चल रहे हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, हम नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस मान के चल रहे हैं। जब आप भर्ती होती हैं तो आपको एक लॉकर दिया जाता है जिसमें आप अपने कपड़े रखते हैं और आपको पहनने के लिए हॉस्पिटल के क्लोथ्स दिए जाते हैं। जब ऑपरेशन का टाइम होता है तो आपको ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है, पर उससे पहले जब आप भर्ती होती हैं तो एसिडिटी ना हो उसके लिए गोली, एंग्जाइटी ना हो उसके लिए गोली दी जा सकती है। आपके हाथ में आईवी कैन्युला यानी कि ब्लड लाइन डाली जाती है, कभी कभी आईवी ड्रिप भी स्टार्ट करते हैं। आपकी मुलाकात आपकी लेबर नर्स से होगी, आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से होगी और पीडियाट्रिशियन से भी हो सकती है, और एनेस्थेटिस्ट से भी मुलाकात करा दी जाती है। एनेस्थेटिस्ट की टीम आती है जो आपकी प्री एनेस्थीसिया चेकअप करती है। हो सकता है पहले से ही आपको प्री एनेस्थीसिया चेकअप फिटनेस करवा दी गई हो, फिर भी रिव्यू के लिए वो आते हैं। वो आपसे हमेशा पूछते हैं आपको खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, और कुछ एलर्जी, आपके कुछ अगर अनिवार्य ब्लड टेस्ट होने होते हैं सिजेरियन से पहले, जैसे कि ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, कुछ भी अगर डॉक्टर उचित समझते हैं तो वो पहले से ही हो गए होंगे आपके भर्ती होने से पहले। आमतौर पे भर्ती करने के बाद नहीं करते क्योंकि समय ही कम होता है, तो पहले से ही कराए होंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी में कैसे दिया जाता है? जब आप भर्ती हो गई तो अब आपका पल्स बीपी लिया जाएगा। अनिवार्य है कि आपको आपके बच्चे की दिल की धड़कन यानी कि सीटीजी, कार्डियोटोकोग्राम की जो दिल का ईसीजी होता है बच्चे का, उसकी पट्टी निकाली जाएगी। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आपको समझाएंगे कि आपके साथ क्या क्या प्रोसीजर होगा। आपके साथ डिस्कस होगा कि आपको किस किस्म का एनेस्थीसिया यानी बेहोशी मिलेगी,
आमतौर पे स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कि आधी बेहोशी जो कमर से नीचे की होती है, जिसमें केवल पाँव और टांगे यानी कमर के नीचे से अंगूठों तक, पाँव की उंगलियों तक सारा कुछ नम कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया कर दिया जाता है। इसे स्पाइनल यानी रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। कुछ केसेस में पूरी बेहोशी की ज़रूरत होती है जो जनरल एनेस्थीसिया है। तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि जो अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है तो आपको किस तरह अंदर ऑपरेशन थिएटर में बैठना होगा और पीठ में किस तरह से सुई लगाई जाती है। सिजेरियन सेक्शन में ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है? अब आपको ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं, या तो व्हीलचेयर पे या बेड पे या वॉकिंग, आपकी परिस्थिति को देख के। जब आप वहाँ जाती हैं तो आपको ओटी टेबल दिखाई जाती है, आप वहाँ पे बैठती हैं। आपकी मुलाकात फिर से एनेस्थेटिस्ट से होती है। एनेस्थेटिस्ट आपको पीठ में कुब करके इस तरह से सर और चिन को यहाँ तक लगा के बैठने को बोलते हैं। आपकी पीठ में हल्की सी सुई लगाई जाती है जिसके अंदर बेहोशी और एनेस्थेटिक एजेंट दोनों होती है। ये बहुत ही बारीक सुई होती है, कोई खास पेन नहीं होती। इसके बाद वो आपको लिटा देते हैं। फिर वो आपसे 10 मिनट बाद पूछते हैं कि आपको क्या पैरों में कुछ टिंगलिंग हो रही है, कीड़े कीड़े से लग रहे हैं, कुछ गुदगुदी जैसा हो रहा है। आप बताती हैं हाँ, यानी एनेस्थेटिस्ट ने जो इंजेक्शन दिया है, एनेस्थीसिया बेहोशी काम कर रही है। पैर भारी तो नहीं लग रहे हैं, सुन तो नहीं लग रहे हैं। जब ऐसा होता है और आप कहती हैं हाँ ऐसा है, तो गायनी के डॉक्टर या उनके असिस्टेंट आपके पेशाब के रास्ते में यानी यूरेथ्रा में यूरिन कैथेटर जैसे कि फोलीज कैथेटर डाल देते हैं यूरोबैग के साथ, आपकी पेशाब की थैली खाली करने के लिए। अगर आपको उसमें दर्द होता है यानी कि एनेस्थीसिया ने पूरा काम नहीं करा, पर अगर आपको हल्के सी महसूस ही होता है यानी ठीक है। उसके बाद आपके जो पेट है उसको क्लीन करते हैं पर एंटीसेप्टिक से। पर क्लीन करने से पहले आपकी राइट साइड में हिप के नीचे एक तकिया लगा दिया जाता है एंगल करेक्शन करने के लिए। आपका सर जिस तरफ होता है उस तरफ एनेस्थेटिस्ट होते हैं और एनेस्थेटिस्ट आपके बाजू पे बीपी कफ बांधते हैं, छाती पे ईसीजी की लीड्स लगाते हैं, उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं और ऑक्सीजन मास्क भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। एनेस्थेटिस्ट आपके सर की तरफ होते हैं। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं और वो भी आना चाहते हैं तो उनको भी ऑपरेशन थिएटर के कपड़े दिए जाते हैं और उनको तभी बुलाया जाता है जब ऑपरेशन शुरू होता है। और जब वो आते हैं तो आपकी राइट साइड में आपके सर की डायरेक्शन के करीब वो बैठ जाते हैं। आप जब लेटती हैं तो आपके पेट को पूरा क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद आपके यहाँ पर एक पर्दा से लगा दिया जाता है ताकि आपको आगे का ना दिखाई दे और आप घबराएं ना। एनेस्थीसिया देने के बाद आपका यूरिन कैथेटर डालने के बाद आपके पेट को अच्छे से क्लीन करते हैं। उस पर स्टेराइल शीट्स यानी ओटी के कपड़े लटकाए जाते हैं। उसके बाद जो सर्जन होते हैं वो आपकी राइट साइड पर आ जाते हैं, आमतौर पे अगर वो राइट हैंडर हैं, और उनके असिस्टेंट उनके ऑपोजिट साइड आ जाते हैं। एक स्क्रब नर्स होती है और एक ओटी नर्स होती है। ये लोग सब असिस्टेंट्स होते हैं और ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद बच्चा निकाला जाता है। पास में ही एक ट्रॉली सी होती है जो कि इंक्यूबेटर होता है, जिसमें आपके बच्चे को डिलीवर होते ही पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक नर्स या बेसिकली पीडियाट्रिशियन के भी बजाय और स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें नियोनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो नर्स और नियोनेटोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। वो बच्चे को फटाफट पूछते हैं, उसकी किलकारी आवाज़, ब्रीदिंग देखते हैं, इसकी एपगार स्कोरिंग करते हैं और उसको हल्का सा लपेट के उस इंक्यूबेटर में रख देते हैं जहाँ पे हल्का सा वार्म होता है। उसके बाद जब आपका ऑपरेशन पूरा हो जाता है तभी बच्चा आपको दिया जाता है। फिलहाल ऑपरेशन जब हो रहा होता है और बच्चा निकाल रहे होते हैं तो आपको ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर पूछते हैं कुछ दबा के या चूंटी से कि आपको वहाँ पे दर्द तो नहीं हो रहा या आपको प्रेशर तो नहीं महसूस हो रहा। जब आप कहती हैं नहीं है तो इसका मतलब है एनेस्थीसिया का बाकायदा असर है। और फिर ऑपरेशन शुरू होता है। बच्चा निकालते वक्त कुछ खींचतान प्रेशर आपको महसूस हो सकता है और बच्चा निकालते भी डॉक्टर्स कई बार ऑलनाल के साथ ही दिखा देते पर आमतौर पे नर्स को दे देते हैं। और फिर जब पूरा ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो आपको क्लीन कर देते हैं क्योंकि नीचे से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। आपको वापस ड्रेस और कपड़े पहना दिए जाते हैं और आपको शिफ्ट आउट करते हैं। शिफ्ट आउट करने से पहले आपके पति को और आपको बेबी दिखा दिया जाता है और आपके पति के साथ आप बात भी कर सकती हैं। डॉक्टर ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आपको डीब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन के दौरान क्या क्या नॉर्मल या एबनॉर्मल हुआ। सिजेरियन के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर क्या क्या होता है?
उसके बाद आपको एनेस्थीसिया की केयर में यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखा जाता है कम से कम 60 मिनट 1 घंटे के लिए। आपके पति को और आपके बेबी को, अगर वो ठीक है बेबी, तो उसको रिकवरी रूम में भेज दिया जाता है। 1 घंटे के बाद आप रिकवरी रूम आ जाएंगी। वहाँ पे बच्चा इंक्यूबेटर में होता है और फादर पास ही बैठे होते हैं और आपका बेड भी एलोकेटेड होता है। जब आप वहाँ पहुँचती हैं तो आपको बेबी दिया जाता है और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट छाती पे रखा जाता है और जल्द से जल्द ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाई जाती है, चाहे आपको सिजेरियन हो। आपके जो हाथ में नली लगी है उससे एंटीबायोटिक भी आपको मिलते हैं और पेन किलर्स भी मिलते हैं। जो आपके पैरों की नमनेस है वो जाते जाते टाइम लगता है कम से कम 4 से 6 घंटे। डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि उंगलियां आप हिला पा रही हैं कि नहीं, आप घुटने मोड़ पा रही हैं कि नहीं, पैरों का भारीपन, सुन होना, टिंगलिंग सेंसेशन गया कि नहीं। जब आप कहती हैं हाँ ऐसा है, तो इसका मतलब है एनेस्थीसिया का असर चला गया, यानी अब आप उठ सकती हैं। तो कम से कम 4 घंटे के बाद आपको उठाया जाता है और आप खुद से न उठें, आपको मदद से उठाया जाएगा ताकि आप गिर ना जाएं कभी चक्कर के कारण। उसके सिवा जो बच्चा है वो आपको दिया जाता है यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप नहीं संभाल पा रही हैं, और अगर आपके पति हैं पास में या वो संभाल पाएंगे तो कैंगरू केयर जो बोलते हैं, यानी छाती पे लगाना और वो ममत्व और पितृत्व की भाव आना, वो जो चीज़ है वो पिताजी भी कर सकते हैं। यदि बच्चे की ब्रीदिंग, हार्ट रेट सही नहीं थी, या बच्चा समय से पहले हुआ, या वजन बहुत कम था, या कोई कॉम्प्लिकेशन आप में थी या बच्चे में थी, और बच्चे को नर्सरी यानी कि नियोनेटल आईसीयू जाने की आवश्यकता है, तो वहाँ बच्चे को ही आमतौर पे ले जाया जाता है और फादर को नहीं। अगर वो बॉर्डर लाइन है तो फादर को वहाँ ले जा सकते हैं, बट आमतौर पे तो उसकी स्टेरिलिटी और वो मेंटेन करने के लिए नहीं करते। इसके सिवा अब आपको रिकवरी में शिफ्ट कर दिया और रिकवरी के बाद आपके रूम में शिफ्ट कर दिया। जब आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया तो आप वहाँ पे जब 4 घंटे बाद उठती हैं तो पेशाब की थैली तो भी लगी हुई है। आमतौर पे पेशाब की थैली 24 घंटे रहती है, कई लोग 12 घंटे भी रखते हैं, पर पेशाब की थैली इसलिए रखते हैं ताकि बार बार अगर आप उठ रही हैं या चक्कर आ रहे हैं और यूरिन पास करना है या दर्द है तो कम से कम आपको तकलीफ ना हो। जब पेशाब की नली निकाली जाती तो कई लोग यूरिन का टेस्ट भी इन्फेक्शन की रूलिंग के लिए देते हैं। अब आप 2 से 3 दिन आमतौर पे अस्पताल में रहेंगी। 4 घंटे कम से कम 6 घंटे आमतौर के बाद आपको पानी के सिप्स दिए जाते हैं अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा है। जनरल एनेस्थीसिया 24 घंटे नहीं मिलेगा पानी भी, और 6 घंटे के बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया में आपको पानी देते हैं। रात तक 12 घंटे बाद आपको सेमी सॉलिड डाइट यानी खिचड़ी वगैरह दे देते हैं। अगले दिन आपको पूरा नाश्ता और फिर प्रॉपर लंच मिलता है। आप ब्लीड कर रही होंगी नीचे से, सैनिटरी नैपकिन्स आप इस्तेमाल करेंगी। पेट जो आपका डिलीवरी के बाद बाहर को निकला हुआ है उसको अंदर जाते जाते 6 हफ्ते लगते हैं। 3 दिन के बाद आपको आवश्यकता लगी तो आप एब्डोमिनल बेल्ट पहन सकती हैं। वेल सपोर्टेड ब्रा, वो भी मैटरनिटी ब्रा, बिना अंडरवायर के आपको पहनना चाहिए। डिलीवरी के बाद जब आपने डिलीवर कर लिया, सिजेरियन हो गया, 6-8 घंटे हो गए तो आप पहनिए। मिल्क ज़रूरी नहीं है कि आएगा उस वक्त, हल्के हल्के कण आ रहे होते हैं, वो भी पीला रंग का गाढ़ा होता है, उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। वो बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाली चीज़ें, बीमारियों से बचाव वाली चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड करता है। कई लोगों को तो ब्रेस्ट मिल्क का प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो जाता है। जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी के साथ आप ब्रेस्ट फीड करा पाएंगे उतना बेहतर। बच्चा कैसे ब्रेस्ट फीड करना है, किस तरह पकड़ना है, इसके लिए लैक्टेशन नर्सेज होती हैं, वो आपको समझाती हैं। फिजियोथेरेपी वाली नर्स 24 घंटे के बाद आती है। लेटे लेटे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, हल्का फुल्का हिलना झुलना वो करते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी वाली नर्सेज भी आ जाती हैं। अगर 3 दिन पे मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है, यानी अचानक से ब्रेस्ट सूज जाते हैं और मिल्क रिप्रोडक्शन होनी स्टार्ट होती है, उस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल है और किस तरह से फीड कराना है। यदि आप सही पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगी तो पीठ में दर्द आमतौर पे हो जाएगा। बच्चा बार बार ऑन डिमांड फीडिंग मांगता है, आपकी नींद भी जाती है। बच्चे को डायपर्स पहनाने की या नैपीज पहनाने की जो आवश्यकता है वो भी समझना होता है। बच्चे को आमतौर पे अपने घर के ही कपड़े दे दिए जाते हैं। यदि कोई कारण से बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है तो फिर ही ऊपर से टॉप मिल्क दिया जाता है। और आप 4 घंटे बाद उठ गई, 6 घंटे बाद पानी पी लिया,
12 घंटे तक आपने सेमी सॉलिड डाइट ले ली, 24 घंटे के बाद यूरिन कैथेटर निकल गया और सॉलिड डाइट हो गई। अब आप उठिए और हल्का हल्का चलिए। आपका बच्चा मॉनिटरिंग में रहेगा पीडियाट्रिशियन के, और पीडियाट्रिशियन देख रेख करेंगे ये जानने के लिए कि बच्चे का बर्थ वेट लॉस तो नहीं हो रहा, और जॉन्डिस यानी पीलिया जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो तो नहीं हो रहा, और आमतौर पे वो 72 घंटे पे सबसे ज़्यादा दिखता है। तो अगर उसके कारण उसको सिकाई करने की या फोटोथेरेपी की आवश्यकता होती है और रुकना पड़ता है तो बात अलग है, वरना तीसरे दिन पर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आमतौर पे आपको जो स्टिचेस लगे हुए हैं वो घुले वाले स्टिचेस होते हैं, यानी डिसॉल्वेबल, तो स्टिच रिमूवल की ज़रूरत नहीं होती। और जो जाने से पहले आपको जो मैटरनिटी नर्स हैं वो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देंगी कि क्या क्या आपको विटामिन्स खाने हैं या एंटीबायोटिक खाने की आवश्यकता है कि नहीं, ब्लीडिंग कितनी होगी, अपनी केयर कैसे करनी है, और कब आपकी फॉलोअप विजिट है। आमतौर पे 1 हफ्ते के बाद फॉलोअप विजिट होती है, उसके बाद 2 हफ्ते बाद होती है। जब आप घर जा रहे होते हैं तो आपका 24 घंटे के बाद IV कैनुला भी निकल जाता है और पेन किलर की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप घर जाके भी हिले झूलें, बच्चे को ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली करें, भारी वजन न उठाएं, कब्जी कॉन्स्टिपेशन से दूर रहें, सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 हफ्ते कम से कम, आइडली 6 हफ्ते तक नहीं करें, जोर की छींकें नहीं, और कॉफिंग, क्रॉनिक कॉफ वगैरह से जोर जोर के खांसने से दूर रहें। आपकी जो ये ब्लीडिंग है ये आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते बिल्कुल गाढ़ी लाल रंग की होती है, काफ़ी ब्लीडिंग होती है, वैसे सिजेरियन में नॉर्मल के हिसाब से कम होती है, और उसके बाद ये और हल्की हो जाती है, लाइट रेड हो जाती है, फिर येलोइश हो जाती है, फिर डिसअपीयर हो जाती है। 6 हफ्ते लग सकते हैं इस बात को। आप जो अपनी डाइट के बारे में सोच रही हैं तो अपना कैल्शियम आयरन कंटिन्यू रहेगा। डाइट जो होती है वो 1.5 गुना डाइट होती है, उसमें आपको ये समझना चाहिए कि आपकी खुराक ही है जिससे बच्चे को दूध जा रहा है, और जो सिजेरियन है वो एक डिलीवरी का फॉर्म है पर माइनर सर्जरी नहीं है, मेजर सर्जरी है। सिजेरियन का निशान जो सर्जरी का है वो जाते जाते, कभी जाता तो है नहीं कोई भी निशान, पर पतला सा स्कार होता है, आमतौर पे बिकिनी लाइन पे दिया जाता है। तो आमतौर पे जब हम ऑपरेशन करते हैं तो प्रेशर बैंडेजिंग करते हैं, फिर 3 दिन के बाद दूसरी किस्म की लाइट बैंडेजिंग कर देते हैं, 7वें दिन पे बैंडेजिंग उतार देते हैं। कई लोग तो 3 दिन पे भी उतार देते हैं, डिपेंड करता है कि क्या पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। कई लोग एंटीबायोटिक सिंगल शॉट देते हैं बिफोर सिजेरियन, कई लोग 3 शॉट देते हैं, कई लोग 3 दिन तक देते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स पर कर देते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद आमतौर पर पेन रिलीफ के लिए कई बार IV कैनुला कंटिन्यू करते हैं और हम लोग उसमें पेन किलर भी डाल देते हैं। कई बार हमने एपिड्यूरल दिया होता है तो उसमें पेन किलर चला जाता है, वो भी बीच में एक तरह का इंजेक्शन होता है पेन रिलीफ के लिए। कई बार एपिड्यूरल्स और स्पाइनल का मिक्सचर होता है, तो इसके हिसाब से कितनी देर रखना है हमने वो कैनुला, यानी कि जो स्कैल्प वेन लगी हुई है, और कितनी देर तक वो बोतल चढ़ती है। आमतौर पर 24 घंटे तक थोड़ी बहुत बोतल चढ़ जाती है अगर आप खाना न खाएं प्रॉपरली, पर अगर आप खाना प्रॉपरली खा रही हैं तो पहले 4 घंटे के बाद बोतल नहीं चढ़ती। जब हम सिजेरियन के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो कई रीढ़ की हड्डी से जो पानी जो होता है उस हल्का सा टेस्टिंग में चेक होता है और उसके बाद उसमें एनेस्थीसिया और पेन किलर डाला जाता है। तो कई बार सिजेरियन सेक्शन के बाद सर में दर्द हो जाता है, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जब सिजेरियन हो तो अपने सर के नीचे तकिया न लें 1-2 दिन, और सर को नीचे की तरफ झुका के रखें, उठाएं नहीं तकिए की तरफ। इस किस्म से आपके सिजेरियन के लिए प्रोसीजर प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट होता है। आज तो मैंने काफ़ी सारी बातें कर दी, मैंने बिल्कुल विस्तार में आपको सारी बातें समझा दी। चलिए इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। आज का जो विषय था वो सिजेरियन का था। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। शो पसंद आया, जानकारी उचित लगी तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।